दोस्तों, अमेरिका आज एक न्यूक्लियर सुपर पावर है और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद कोई देश सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो अमेरिका पर अटैक करेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से अमेरिका को स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि उन्हें हराना बहुत मुश्किल नहीं है, स्पेशली तब जब चीन भी एक ग्लोबल पावर की तरह राइज कर रहा है। तो क्या सचमुच इतना आसान है अमेरिका को अटैक करना, और उनकी वो कौन सी कमजोरियां हैं जिससे वो हार सकते हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अगर अमेरिका पर कोई देश हमला कर सकता है तो वो चीन ही होगा, क्योंकि उसी के पास इतनी पावर है। हो सकता है चीन के साथ रूस और नॉर्थ कोरिया भी इस जंग में शामिल हो, लेकिन इन्हें चीन ही लीड करेगा। पर क्या ये देश यूएस को हरा पाएंगे? वैसे अगर हम ट्रेंड्स को स्टडी करेंगे तो यही पाएंगे कि अब मिलिट्री वॉरफेयर का जमाना चला गया है और हो सकता है यूक्रेन वॉर को आखिरी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो जिसमें कोई देश अपनी सेना उतारे। चीन के पास अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए इससे भी बड़े बड़े प्लान्स हैं। अगर चीन उन्हें अटैक करेगा तो उनका एक बड़ा टारगेट अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, जो काफी कमजोर दिखाई पड़ता है। मई 2021 में यूएस के सबसे बड़े पाइपलाइन सिस्टम कॉलोनियल पाइपलाइन को हैक कर लिया गया था। ये पाइपलाइन 8000 किलोमीटर से भी काफी लंबी है और एक दिन में 30 लाख बैरल से ज्यादा तेल की टेक्सास से न्यूयॉर्क भेजने की कैपेबिलिटी रखती है। इस एक हैक की वजह से एक हफ्ते तक ये पाइपलाइन बंद रही थी और यूएस को काफी नुकसान भी हुआ था। इसी तरह से नॉर्थ कोरिया के हैकर्स भी कई बार यूएस की पावर ग्रिड को टारगेट करने में कामयाब रहे हैं और जंग की स्थिति में भी वो अमेरिका की पावर सप्लाई भी बंद कर सकते हैं। मार्च 2020 में भी रूस के हैकर्स ने सोलर विंड्स नाम की एक अमेरिकन कंपनी को हैक कर लिया था और एक वायरस के जरिए वो सोलर विंड्स के 18,000 क्लाइंट्स के कंप्यूटर्स में घुस गए थे। सोलर विंड्स के क्लाइंट्स में अमेरिका सरकार के कई डिपार्टमेंट्स भी शामिल हैं। सोलर विंड्स आज यूएस ट्रेजरी, नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और यूएस मिलिट्री के कुछ पार्ट्स को भी सर्व करता है और इन सभी के सिस्टम का एक्सेस रशियन हैकर्स के पास था। कमाल की बात तो यह है दोस्तों कि 9 महीने तक उन्हें इस हैक के बारे में तो पता ही नहीं चला और रशियन हैकर्स इस बीच उनकी हर एक सीक्रेट फाइल पढ़ रहे थे। अगर यह हैक यूक्रेन वॉर के दौरान हुआ होता तो शायद ये हैकर्स इस पूरे सिस्टम को ही हमेशा के लिए शट डाउन कर देते, लेकिन क्योंकि उस वक्त उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जासूसी करने का था, इसलिए वो चुपचाप 9 महीने तक उन्हें मॉनिटर कर रहे थे। ये तो बस अभी कुछ ही उदाहरण हैं जो दर्शाते हैं कि अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी कितनी वीक है। और दूसरी तरफ चीन है जिसकी खुद की साइबर अटैक टीम तो अच्छी ही है, लेकिन साथ ही उसके पास रशियन और नॉर्थ कोरियन हैकर्स का भी सपोर्ट है जो कि दुनिया भर में बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं। अमेरिका की दूसरी बड़ी कमजोरी है दोस्तों सेमीकंडक्टर्स। आज सेमीकंडक्टर्स चिप माइक्रोवेव से लेकर सुपरसोनिक मिसाइल्स तक में इस्तेमाल होती है और ये दुनिया से ज्यादातर सेमीकंडक्टर्स TSMC बनाती है, जो कि एक ताइवानीज कंट्री है। जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि ताइवान को चीन अपना हिस्सा बताता है और इसलिए वो इसे कब्जे में भी करना चाहता है। पर अगर ऐसा हो जाता है या फिर चीन अगर सिर्फ ताइवान की सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज को भी तबाह करने में कामयाब हो जाता है तो यूएस में सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज हो जाएगी। ऐसा लॉकडाउन के दौरान हुआ भी था, जब सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज के कारण यूएस के कई बिजनेसेस को अपनी प्रोडक्शन हफ्तों तक रोकनी पड़ी थी। यूएस को भी अपनी इस कमजोरी का पता है, इसलिए उन्होंने एक चिप्स एक्ट साइन किया है जिससे वो अब सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग को वापस अमेरिका लाना चाह रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की सब्सिडीज और टैक्स कट्स का भी ऐलान किया है। इसके साथ साथ उन्होंने चीन को एडवांस सेमीकंडक्टर्स बेचने से भी अपने अलाइज को मना कर दिया है। जी हाँ, और सेमीकंडक्टर बनाने वाली मशीन्स की सप्लाई को भी चीन से दूर करने के प्लान्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन चीन भी तेजी से इस फील्ड में अपनी नई एडवांसमेंट्स कर रहा है। तीसरी कमजोरी जो अमेरिका को बर्बाद कर सकती है वो है अमेरिका की पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि अमेरिका ने लॉकडाउन के वक्त अपने सिटीजन्स को $1200 के चेक देने के लिए काफी सारे डॉलर्स प्रिंट किए थे। इसलिए इससे सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई थी। इसके बाद यूएस ने रूस पर सैंक्शंस लगाकर उन्हें अपना ही पैसा इस्तेमाल करने से भी रोक दिया था। अमेरिका की इन हरकतों की वजह से पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा था और अमेरिका ने हमेशा ही ऐसा ही किया है। अपने फायदे के लिए अमेरिका ने ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों पर सैंक्शंस लगा दिए थे, जिससे वहां से ऑयल सप्लाई पहले ही बंद थी और रूस के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। इससे सबसे ज्यादा नुकसान उन गरीब देशों का होता है जो इन कंट्रीज से तेल खरीद रहे थे और अब उन्हें कहीं और से ज्यादा महंगे दाम पर तेल खरीदना होगा। इसने काफी सारे देशों को अमेरिका के खिलाफ कर दिया है और एक नई बहस भी ये छिड़ गई है कि अगर अमेरिका डॉलर के साथ इतना केयरलेसली बिहेव कर रहा है तो क्या डॉलर की जगह किसी दूसरी करेंसी को रिजर्व करेंसी नहीं बना देना चाहिए। दोस्तों, आज चीन और रूस दोनों ही इस मुद्दे को ग्लोबल स्टेज पर उठा रहे हैं और उन्हें सपोर्ट मिलता भी दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो डॉलर की पावर कम होते ही अमेरिका का इन्फ्लुएंस काफी हद तक कम किया जा सकता है। चीन ने यूएस की इंटरनल पॉलिटिक्स का भी बहुत फायदा उठाया है।
जी हाँ, सोशल मीडिया के कारण हर देश की पॉलिटिक्स आज काफी बटी हुई है, लेकिन चीन और रूस इससे काफी खुश हैं क्योंकि अब वो यूएस पॉलिटिक्स को फेक न्यूज के जरिए मैनिपुलेट कर सकते हैं, जबकि चीन और रूस दोनों ही डेमोक्रेसीज नहीं है, इसलिए अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता। अगर इस डिवाइड का फायदा उठाकर चीन वहां पर किसी कमजोर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करवाने में कामयाब हो जाता है तो उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। इसके साथ ही साथ फेक न्यूज के जरिए दंगे करवाना भी बहुत कॉमन हो चुका है। कई रिपोर्ट्स बता चुकी हैं कि अमेरिका में ब्लैक लिव्स मैटर से लेकर जनवरी 6 के कैपिटल रायट्स तक में रशियन बोट्स लगातार सोशल मीडिया पर दोनों साइड्स के लिए फेक न्यूज पंप कर रहे थे, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट इतने वायलेंट हो गए। आज चीन का इन्फ्लुएंस दोस्तों अमेरिकन सोसाइटी में भी बहुत बढ़ गया है। इस वक्त चीन की सरकार से कनेक्टेड कंपनीज अमेरिका की 3,84,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन ऑन करती हैं। इसके अलावा टिकटॉक जैसी चाइनीज कंपनीज वहां पर सभी सोशल मीडिया जायंट्स को हराकर नंबर 1 बनी हुई है। ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं है दोस्तों कि चीन हर साल स्टूडेंट्स या फिर इमिग्रेंट्स के रूप में अपने हजारों स्पाइस को अमेरिका भेजता है, जो अमेरिकन के बीच रहते हैं, वहां काम करते हैं, उनकी कंपनीज और बिजनेसेस को समझते हैं और वापस चीन में रिपोर्ट करते हैं। इस तरह का स्पाई नेटवर्क यूएस के पास चीन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी चीन को एक बड़ी एडवांटेज हासिल है। जिस तरह अमेरिका चीन को साउथ चाइना सी में घेरने की कोशिश कर रहा है और भारत से लेकर इंडोनेशिया तक से अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है, वहीं चीन भी इतने वक्त चुप नहीं था, बल्कि वो भी यूएस के बिल्कुल पास साउथ अमेरिका में अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। जी हाँ, साउथ अमेरिका में चीन की मौजूदगी सिर्फ बड़े बड़े लॉन्च तक ही सीमित नहीं है, बल्कि चीन वहां पर मिलिट्री बेसिस और स्पेस लॉन्च सेंटर्स भी बना रहा है। चीन की ये एलैबोरेट प्लानिंग हमें दर्शाती है दोस्तों कि चीन सिर्फ अमेरिका को ही आंख नहीं दिखा रहा है, बल्कि साउथ अमेरिका में अपने असेट्स को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर आप बोलीविया, चाइल और अर्जेंटीना के बीच यूनिसॉल्ट फ्लैट्स को देखेंगे तो इस जगह पर दुनिया के सबसे बड़े लिथियम रिजर्व्स हैं और 70% ग्लोबल लिथियम रिजर्व्स हैं सिर्फ इस इलाके में हैं। यहाँ पर बहुत ही जल्द माइनिंग शुरू होने वाली है, जिससे आने वाले ग्रीन फ्यूचर में बैटरीज बनेंगी और इस जगह पर सबसे बड़ा इन्वेस्टर चीन है और यहाँ पर 4 ऐसी चाइनीज कंपनीज हैं जिन्होंने माइनिंग राइट जीत लिए हैं। सोचिए, जहाँ चीन पहले ही अफ्रीका में माइनिंग करते हुए एक मोनोपोली बन गया है और दुनिया का 70% कोबाल्ट सप्लाई कर रहा है, वहीं उसने अब साउथ अमेरिका में भी इसी तरह घुसना शुरू कर दिया है। चीन के फुटप्रिंट्स आपको साउथ अमेरिका के सभी देशों में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। 2020 के बाद से चीन और साउथ अमेरिका के ट्रेड में बहुत तेजी आई है और आज चीन और साउथ अमेरिका का ट्रेड $307 बिलियन का है, जबकि यूएस का ट्रेड साउथ अमेरिका से सिर्फ $156 बिलियन का है। यह अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि 2035 तक साउथ अमेरिका और चीन का ट्रेड बढ़कर 700 बिलियन पर पहुंच जाएगा। चीन ने ईरान और सऊदी के बीच में बातचीत करवाकर खुद को मिडिल ईस्ट का भी एक बड़ा प्लेयर साबित कर दिया है। अब अगर अमेरिका की इन्फ्लुएंस देखें तो सिर्फ यूरोप तक ही सीमित है और वहां भी हजारों चाइनीज स्पाइस घूम रहे हैं। यूरोप भी चीन पर काफी डिपेंडेंट है और अगर रूस की तरह उन्हें चीन से भी दूरी बढ़ानी है तो एक और बड़ी आपदा उनके ऊपर आ जाएगी और मुमकिन है कि इस बार वो अमेरिका का साथ ना दें। तो ये है दोस्तों अमेरिका की कमजोरियां। क्या आप चीन की कमजोरियों पर भी एक एनालिसिस चाहते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।